जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोगों की नेशनल इनकम टॉपिक की रिवीजन क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको नेशनल इनकम के बेसिक्स सिखाए थे और उसमें हम लोगों ने जाना कि नेशनल इनकम का मतलब क्या, जीडीपी का मतलब क्या, और ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए आज हम आपको सिखाएंगे कि नेशनल इनकम कंप्यूट करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। लिखिएगा, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और इसमें 3 मेथड्स हैं जो कि हम लोग सीखते हैं। इन तीनों मेथड्स का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कॉन्सेप्ट होता है इनके पीछे, ये एक बार फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग सीख रहे हैं नेशनल इनकम निकालना, और नेशनल इनकम इन तीनों ही मेथड्स के थ्रू हम लोग जो निकालेंगे, तीनों में आंसर अपना आएगा सेम। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर में क्या कहा जाता है कि जितने की भी वैल्यू एडिशन हुई, जितने की भी वैल्यू एडिशन हुई, वो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग कहते हैं कि जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जितना आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है माइनस जितना आपका वैल्यू ऑफ इनपुट लगा। सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माने क्या और वैल्यू ऑफ इनपुट माने क्या? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है जितना भी आपने इस साल परचेजिंग किया प्लस जितना भी आपका चेंज इन जितना भी आपने इस साल सेल्स किया प्लस जितना भी आपका चेंज इन स्टॉक था। देखो, हमने कितना बनाया डज नॉट मीन कि हमने कितना बेचा। तो सेल्स मतलब वो जो हमने बेच दिया, प्लस हो सकता है इस साल हमने बनाया लेकिन बिका नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? इट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बोलिए क्या नाम होगा इसका? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम लोग सारे फॉर्मूलाज को एक साथ नहीं लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे और उसके ऊपर में क्वेश्चंस कुछ कुछ प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, टारगेट यही है। एक पहले फॉर्मूला सीखते हैं, उसको रिकैप करते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बताइए, ये कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड। फॉर्मूला क्या है जीडीपी एमपी निकालने का? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट माने क्या? जितना सेल किया प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? तो चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और माइनस कर देते हैं यहां पे क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो व्हाट इज जीडीपी एमपी? वंस अगेन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब अगर इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना हो? नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम होता है आपका एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए आप जीडीपी एमपी के अंदर डेप्रीसिएशन हटाएंगे। ग्रॉस फिगर में डेप्रीसिएशन हटाया जाए तो क्या बन जाता है? नेट।
डोमेस्टिक फिगर को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या करना है बताओ, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के साथ में इसको करते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और परचेज दोनों सेम है क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक बड़ा वाइड टर्म है, इसमें वो सारी चीजें, सारे गुड्स एंड सर्विसेज भी आ जाते हैं जो कि हमने इस्तेमाल किए। ठीक है, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम किसी दूसरे बिजनेस से खरीदते हैं। समझो ना, हमने तुमसे 50 रुपए का सामान खरीदा, तुम एक बिजनेस हो और उस 50 को खरीद करके हमने 70 में बेच दिया। अब अगर तुम कहोगे तुमने 50 का बनाया, हम कहेंगे हमने 70 का बनाया, तो ऐसे तो 120 का बन गया, जबकि बना तो फाइनली 70 का है। तो हम कहेंगे कि 70 माइनस हमने तुमसे जितना लिया था 50, तो मेरा वैल्यू एडिशन कितने का है, 20। अब ये कोई गुड्स भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकता है, लेकिन परचेज वर्ड्स तो गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो परचेज से ज्यादा अच्छा शब्द कौन सा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माने हर वो चीज जो कि हम किसी दूसरे बिजनेस से खरीद रहे हैं। ठीक है, हाँ, जो फाइनल गुड्स नहीं, हाँ जो फाइनल गुड्स बनाने के लिए लगा रहे हैं। ठीक, चलो और देखते हैं। अगर हमने आपसे कहा सेल्स इज इक्वल टू 4000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1500, ओपनिंग स्टॉक 200, क्लोजिंग स्टॉक 250, और आपको बताना है जीडीपी एमपी कितना हो जाएगा। क्या आपको पता है, जीडीपी एमपी को हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस वैल्यू एडेड। नॉट करेक्ट, वेरी रॉन्ग। 3550, हाँ 2550, हाँ तो आपने यही कहा था। अच्छा अच्छा, तुम 2550 बोले थे। तो जीडीपी एमपी हो जाएगा सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो 4000 माइनस 1500 प्लस चेंज इन स्टॉक माने प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 2550। ठीक है भाई, सही। जय, आंशी, अनन्या, सही। नेक्स्ट, if number of units produced नहीं, sold is equal to 200, price per unit is equal to 40, purchase is equal to 3000, closing stock या change in stock
-800। अब बताओ जीडीपी एमपी। आराम से, कोई जल्दी थोड़ी है। 4200। सिंपली सेल कितनी हो गई? 200 इंटू 40। समझ में आया? नहीं, सेल कितनी हो गई? 200 इंटू 40। तो व्हाट इज जीडीपी एमपी इक्वल टू? कम ऑन, दिस इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस intermediate consumption. Sales is now number of units into price. 200 into 40 plus change in stock is कितना? -800 minus intermediate consumption is कितना? 3000। तो बताइए कितना हो गया? 4200 ना? It is 4200। 4200 आ रहा था ना? ठीक है भाई, सिंपल है एकदम, सिंपल एकदम। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल। If sales is equal to 8000, change in stock -500, intermediate consumption $5000, ये सेल्स है एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, यानी दिस इज डोमेस्टिक सेल्स। एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू 500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन excluding imports import is equal to 700। फिर हमने आपको दिया डेप्रीसिएशन 1000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -500 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स 200। फाइंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम माने एनएनपीएफसी होता है। आई होप आप लोग इसको साथ साथ में लिख के कर रहे हैं। सेल्स 8000 है, चेंज इन स्टॉक -500 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये बताइए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यहां पे क्या रोल होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यहां पे क्या रोल होता है? और जो परचेज है, परचेज कंसिडरेशन में भी डोमेस्टिक परचेज किया होगा तो तो ऐड करेंगे तो टोटल परचेज आएगा। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। हम लोग जब वर्ड सेल्स लिखते हैं तो इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट सेल्स। जब लिखते हैं सेल्स तो इसके अंदर में क्या जुड़ जाता है? एक्सपोर्ट सेल्स। और जब वर्ड इंपोर्ट लिखते हैं तो उसके अंदर में जब वर्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखते हैं तो उसके अंदर में इंपोर्ट्स भी आ जाते हैं। समझ गए बात को? तो जब हम सेल्स लिख रहे हैं तो उसमें एक्सपोर्ट्स को जोड़ेंगे
और इंपोर्ट्स को इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जोड़ेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होता है तो हम कह सकते हैं प्लस हम करेंगे एक्सपोर्ट, माइनस करेंगे इंपोर्ट। तो हम इसको सीधी सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि जीडीपी एमपी हमारा सेल में चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे या सॉरी माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन और प्लस कर देंगे नेट एक्सपोर्ट्स, यानी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। प्लस एक्स माइनस एम का मतलब बताओ क्या होता है? प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो सर सिंपल फंडा ये कि अगर सेल दिया है तो सेल में एक्सपोर्ट जुड़ना चाहिए और इंपोर्ट दिया है तो इंपोर्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जुड़ेगा, यानी एक तरीके से क्या हो जाएगा? माइनस। तो प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमको करना है। अच्छा, सेल कितनी है? 8000 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है? -500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 5000 प्लस एक्सपोर्ट्स कितने हैं? 500 माइनस इंपोर्ट कितने हैं? 700। कितना हो जाएगा? बताओ। 2300। अब ये बताओ जीडीपी एमपी को किसमें कन्वर्ट करना था? एनएनपी एफसी में। जीडीपी एमपी को एनएनपी एफसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग लिखेंगे जीडीपी एमपी ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करते हैं? माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस कर देते हैं क्या? एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट में। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग फाइंड आउट करते हैं जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? जीडीपी एमपी, और उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एनएनपी एफसी में। तो जीडीपी एमपी इज 2300 माइनस डेप्रीसिएशन इज 1000 प्लस एनएफआईए इज -500 एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज 200। तो योर आंसर विल बी कितना? 600। दिस इज योर नेशनल इनकम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सवाल आया कि सर अगर नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया जाए तो कौन से मेथड को यूज किया जाए? एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एडेड मेथड? तो आपको सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सहारे नहीं पता चलेगा, आपको और भी डेटा दिया रहेगा। जैसे एक्सपेंडिचर मेथड के लिए आपको प्राइवेट फंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सब दिया रहता है। ठीक है, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? जनरली अगर आपको यहां पे वर्ड एक्सपोर्ट देगा तो यहां पे आपको लिख करके स्पेसिफिकली देगा एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट। नहीं तो हम मान लेते कि अच्छा सेल है तो इसमें सब सेल होगा, एक्सपोर्ट सेल भी होगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो इसमें इंपोर्ट भी जुड़ा होगा। लेकिन हमने दे दिया खास करके एक्सपोर्ट नहीं जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमको यहां पे प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ा। सर अगर ये नहीं दिया होता तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमको थोड़ी करना पड़ता। सेल है तो एक्सपोर्ट सेल्स भी होगा, इंपोर्ट है यानी सॉरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो उसमें इंपोर्ट वाला भी होगा। लेकिन हमने तो दे दिया कि वो उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ओके। ये है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। एक और मेथड हम आपको सिखाना चाहते हैं अब, इनकम मेथड। इनकम मेथड, फिर इसके बाद दोनों से कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस किए जाएंगे। इनकम मेथड सबसे आसान और सबसे लॉजिकल सा मेथड है जो कि कहता है कि हमारी जीडीपी कितनी, जितना हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कमाया, जितना आपने कमाया उतना आपका जीडीपी। ठीक है, तो कितना कमाया वो कैसे करके निकालते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आती है, लैंड के बदले जो हम लोग पे करते हैं उसे कहते हैं रेंट, लेबर के बदले जो हम लोग पे करते हैं उसे कहते हैं वेजेस, कैपिटल के बदले जो हम लोग पे करते हैं उसे कहते हैं इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर जो लेकर के जाता है उसे कहते हैं प्रॉफिट। तो इट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनका क्या क्या रिटर्न आ गया? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर ले जाता है प्रॉफिट। और इन चारों को अगर जोड़ दें तो उसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। इसी को क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इन चारों को जोड़ करके आता है, ठीक है। अच्छा, मतलब यही वो फैक्टर कॉस्ट है जो कि हम लोग लिखते हैं जीडीपी, एफसी, एनएनपीएफसी। तो एफसी माने क्या? फैक्टर कॉस्ट। इसी में अगर आप टैक्सेस को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। क्योंकि देखो प्रॉफिट तो जोड़ ही चुके हैं, तो यही सिर्फ बिक्री वाला दाम नहीं होना चाहिए, नहीं, बिक्री इस दाम पे होती है, उसमें टैक्सेस जोड़ करके उस दाम पे बिक्री होता है। समझे बात को? भैया प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो यही तो मार्केट प्राइस बन गया? नहीं, इसमें टैक्सेस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। अब समझो फॉर्मूला क्या बनाया गया। कहा गया कि एनडीपीएफसी इज इक्वल टू, बोलो क्या? एनडीपीएफसी इज इक्वल टू, क्या क्या चीजें इसके अंदर में लेंगे? क्या क्या चीजें इसके अंदर में लेंगे? सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बोलो क्या? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सर ये वर्ड कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या हुआ? ऊपर हम लोग वर्ड लिख रहे थे वेजेस, वेजेस की जगह पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वेजेस छोटा शब्द है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बड़ा शब्द है। क्या हम अपने हर एक स्टाफ को वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं? नहीं, सैलरी देते हैं। तो वेजेस के साथ सैलरी भी आता है। अच्छा, बोनस भी तो है, बोनस क्या फ्री फोकट का देते हैं? नहीं, वो ट्रांसफर इनकम है कि फैक्टर इनकम है? पिछली क्लास में सिखाए, वो ट्रांसफर इनकम नहीं है, फैक्टर इनकम है। बोनस इज ऑल्सो अ फैक्टर इनकम, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब इसमें वेजेस आएगा, इसमें सैलरी आएगा, इसमें बोनस आएगा, इसके अंदर में प्रोविडेंट फंड के अंदर जो आप कंट्रीब्यूशन लगाते हैं, आप अपने पैसे में से काट करके जो प्रोविडेंट फंड में, या एम्प्लॉयर अलग से अगर आपके पैसे में खाते में पैसे डालता है प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो वो भी आएगा। यानी आपको मिलने वाली सैलरी, बोनस, ग्रेचुइटी, इसे हम लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर फॉर सोशल सिक्योरिटी। बोलो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर फॉर सोशल सिक्योरिटी। यानी जब आप बुढ़ा जाएंगे उस समय आपके जीवन को चलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। और वो किसका पार्ट होता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो वेजेस छोटा शब्द है, उसकी जगह कौन सा शब्द ले रहे हैं? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेंट कब देते हैं? जब कोई टैंजिबल रिसोर्स लेते हैं, और अगर कोई इनटैंजिबल रिसोर्स लेते हैं तो उसकी जगह पे हम लेते हैं रॉयल्टी। तो रेंट के साथ साथ क्या हम पे करते हैं? रॉयल्टी। और फिर आता है इंटरेस्ट, और फिर लास्ट में आता है प्रॉफिट, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट और फिर आता है प्रॉफिट। तो क्या बन गया आपका? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, रॉयल्टी का मतलब समझे? जैसे अगर आप किसी का कोई इंटेंजिबल रिसोर्स लो, हम तुम्हारा नो हाउ, हम तुम्हारा पेटेंट यूज कर रहे हैं, हम तुम्हारी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले हम क्या देंगे? रॉयल्टी। इंटरेस्ट कैपिटल यूज करने के बदले। प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं फर्दर, तो हम इसे कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट के 3 हिस्से। प्रॉफिट के 3 हिस्से क्या होते हैं? प्रॉफिट जो आता है, सुनो, एक कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसके 3 हिस्से बन जाएंगे। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सरकार आती है उसे टैक्स लेने के लिए, लाओ मेरा हिस्सा दो।
तो उस प्रॉफिट के ऊपर जो कंपनीज टैक्स देती है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो हमारे प्रॉफिट का पहला हिस्सा कौन ले जाता है? कॉर्पोरेट टैक्स। सरकार ले जाएगी टैक्स के रूप में, उसका नाम होता है कॉर्पोरेट टैक्स। सर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स अलग अलग है क्या? नहीं, वही बात है, बस कंपनी जो टैक्स पे कर रही है उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। फिर उसके बाद शेयर होल्डर को भी तो पैसा चाहिए डिविडेंड के रूप में, तो दूसरा हिस्सा वो ले जाता है क्या? डिविडेंड। और ये सब देने के बाद जो कंपनी के हाथ में बचा रह जाता है उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस। क्या नाम है उसका? इसका नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस। तो प्रॉफिट के तीन हिस्से बताओ कौन कौन से? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस। अब समझो, इसी में एक और आखिरी फैक्टर भी आता है कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम। भैया मेरा अपना लेबर भी तो हो सकता है, उसके लिए हम पैसे लेंगे क्या? हां, हम अपने ही बिजनेस से पैसे लेंगे, एक जेब में से निकाल करके दूसरी जेब में रख देंगे और कहेंगे कि ये आज की मजदूरी का। हाँ, खुद को ही प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, और जहां होता है वहां पे सेपरेट एंटिटीज होती हैं। ठीक, अब सुनो मेरी बात। हम खुद को सैलरी नहीं देते। आप अकाउंटिंग एंट्री पास करते होंगे, अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करते हो जरा सा बताना तो? सैलरी टू प्रोप्राइटर के लिए। प्रोप्राइटर की अगर सैलरी हो, क्लास 11th में सीखे थे, अभी तो पार्टनर की सैलरी का सीख रहे हो, क्या पता वो भी बोल पाओ ना बोल पाओ। क्या बोलते हो? पार्टनर सैलरी की एंट्री, वो भी नहीं बोल पाए। पानी है वो देखो जरा सा। हाँ, चुल्लू भर पानी, उससे ज्यादा नहीं, वो एक बॉटल वो बहुत है। चुल्लू भर पानी। ठीक है, समझ गए। यू ऑल नीड अ रिवीजन। एनीवेज, जब आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, वेदर इट इज, जस्ट गिव मी एन आंसर, इट इज गिवन फ्रॉम पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन। इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना। उसमें कैश आता है कि नहीं आता है? कैश देते हैं ना, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो कैश देते हैं? नहीं नालायकों, कैश नहीं देते हैं, बस प्रॉफिट को बांट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके या पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करके एक तरीके से हम लोग उसको किसमें बांट देते हैं? पार्टनर्स के अंदर में। हाँ, आप उसको एंट्री अलग ढंग से भले करके दिखा सकते हैं कि उसको आप सैलरी के रूप में कर रहे हैं, लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन में सीधे वो फिर कहां चला जाता है? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। I just mean to say PL appropriation to partner salary. तो I just mean to say there is no cash. There is no cash. Interest on capital में कैश एंट्री लगाए हो क्या आज तक? नहीं, क्योंकि कैश लेना देना नहीं होता, यही ना होता है। तो आप समझो, मेरे अपने कैपिटल, मेरे अपनी मेहनत, मेरा अपना लैंड एंड बिल्डिंग भी तो हो सकता है। उन सब के ऊपर में कितना पैसा बन रहा है वो अकाउंट्स में शायद आप परसेंटेज लगा करके कर ले हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन सबको अगर इंक्लूड कर दिया जाए जो कि मेरे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का है, देन इट कम्स टू, yes, it is implicit cost, also called as implicit cost. Then it comes to mixed income. So what is mixed income? It is the cost of self-owned factors of production. बोलो। ओ शर्मीले बच्चे, बोलो तनी, क्या बोलेंगे? It is the cost of self-owned factors of प्रोडक्शन। वाइवा होगा तो तुमसे बुलवाया जाएगा, ठीक है? तो इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड
इनकम। अच्छा, ये शब्द मिक्स्ड इनकम कहां से आया, समझ में आया? क्योंकि इसके अंदर में प्रोप्राइटर या ओनर की कंपेंसेशन है, उसके अपनी जमीन का रेंट है, उसके अपने कैपिटल का इंटरेस्ट है, यानी मेनली ये तीन चीजें। प्रॉफिट तो ऑब्वियसली उसका खुद का ही है, मेनली ये तीन चीजें, इसीलिए इसका नाम है मिक्स्ड इनकम। तो व्हाट इज एनडीपीएफसी? इस बार जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका नाम होता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेस्ट इन पीस एमआई। ये जो रेस्ट इन पीस नहीं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जो आरआईपी है, इसको जोड़ करके ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। बोलो समझे क्या? हाँ, किसने का प्रोप्राइटर का उसके अंदर में ऐड हो गया, ओनर का वेजेस एंड सैलरी में कहां ऐड हो गया? वेजेस एंड सैलरी वो है जो कि दिया जाता है, ठीक है, इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं जुड़ी है, ठीक है, यानी ओनर का अपना नहीं जुड़ा। That is a separate question. I'll come to it later on. ठीक है, और you can ask that particular question in the doubt section. ठीक है, हम उसको देखते हैं। बट फिलहाल हम लोग कौन से मेथड पर हैं दीदी? ओ दीदी, कौन से मेथड पे हैं? हाँ, नेशनल इनकम के कौन से मेथड पे हैं? इनकम मेथड। इनकम मेथड का फॉर्मूला बताइए। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। प्रॉफिट के तीन हिस्से बोलो, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस। जोड़ जाड़ करके आएगा एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी कैसे बनाते हैं? एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी कैसे बनाएंगे? एनएफआईए ऐड करके। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक वाले में क्या प्लस कर दें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या बन जाएगा? एनएनपीएफसी कितना बताओ? एनडीपीएफसी इज हाउ मच इज एनडीपीएफसी? अच्छा, I'm sorry, I just started thinking about something else. ठीक है, it's okay, fine, कट करेंगे इस पोर्शन को हम लोग। आया यहां तक समझ में? तुम लोग ऐसे मत देखो हमको कि अरे सर क्या हो गया। हम बताते हैं आपको ये सब हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि हमने आपके लिए कुछ खास प्रिपेयर किया है और उसको भी एप्लीकेशन पे अपडेट कराया। अनाउंसमेंट आया क्या तुम लोग उसका? देखो, हमको मालूम है कि तुम लोग का क्या मन करता है। हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं, हम बहुत अच्छे हैं। तो सुनो, हमको पता है कि तुम लोग का मन करता है कि सर आप तो पढ़ा देते हैं, फिर हम लोग को भी तो प्रैक्टिस करनी है। क्या हम लोग का मन नहीं करता प्रैक्टिस करने का? करता है ना। उस प्रैक्टिस के लिए हम लोग को क्वेश्चंस दिए जाएं, क्लास में तो कराए जाए, साथ साथ क्वेश्चंस भी दिए जाएं, नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस दिए जाएं। ठीक है, तैयार है आपके लिए, दिखाते हैं अभी आपको। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से, ये है आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नेशनल इनकम। क्या आपको ढेर सारे एमसीक्यूज दिखाई दे रहे हैं? ये आपके नए पैटर्न के हिसाब से भर भर के इसके अंदर में एमसीक्यूज हैं। सर एमसीक्यू नहीं, हमको और भी बड़े बड़े सवाल भी चाहिए थे इसके अंदर में। ठीक है, इन कुछ एमसीक्यूज के बाद में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चंस हैं। सर आजकल मैच द कॉलम भी आता है, देखो इसके बाद दो ठो मैच द कॉलम भी है। सर वन वर्ड वाले क्वेश्चन, अरे वो भी है सर, लेकिन न्यूमेरिकल में तो नंबर आता है ना। अरे देखो इसके बाद न्यूमेरिकल भी है,
वाह, यस। हाँ, सॉल्यूशन कहां पे है? सॉल्यूशन भी है हमारे पास में, सॉल्यूशन भी है, क्योंकि हमको मालूम है तुम लोग आलसी हो। सर ये कहां पर मिलेगा? अब आप ये बताइए, क्वेश्चन पेपर बाद में बताइएगा, आंसर शीट कहां पे मिलेगी? दोनों ही चीजें आपको मिल जाएंगी आपके एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन के अंदर में एक रिवीजन सेक्शन है, वहां पर इसको अपडेट किया जाएगा, किया जा चुका होगा, हो चुका है ना। तो यहां पर आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। दिख रहे हैं आपको सॉल्यूशंस? तो ये सॉल्यूशंस हो गए आपके क्वेश्चन पेपर के। आप इसको सॉल्व करके बढ़िया से बेनिफिट उठा सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें के हम भी आपको सॉल्व करवाएंगे, बाकी आप इसमें से एमसीक्यू सॉल्व करिए। आई कैन गारंटी यू, यू विल एंजॉय इट अ लॉट एंड यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। What is the sole purpose of this revision, this entire practice, this preparation, or I can say this crash preparation? This is just with the sole purpose कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर में और अपने CUET के आगे के प्रिपरेशंस के अंदर में बढ़िया कर सकें। तो उस पर्पस से सारी चीजें आपको यहां पे अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं। let us have a look at this question. क्वेश्चन नंबर 66 है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 66 है, देखना ध्यान से। हम लोगों को मालूम है इस क्वेश्चन को देख करके कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो हम लोगों को कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? इनकम मेथड। सर इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें अपने बोर्ड्स के अंदर में, चाहे वो सीबीएसई हो या आईएससी बोर्ड हो, किस प्रकार से करना चाहिए, तो आप उसको ऐसे करके लिख सकते हो। आप उसको ऐसे करके लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में 66 है, तो 66 का इसमें पॉइंट नंबर ए ऐसे करके कुछ है क्या? हाँ, पॉइंट नंबर ए क्या फाइंड करना है आपको? जीडीपी एमपी। अब हमको पता है किस चीज का फॉर्मूला? एनडीपी एफसी का। तो आप पहले अपना फॉर्मूला लिख लो। एनडीपी एफसी इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम यहां पे दिया हुआ था क्या इस सवाल में? इस सवाल में हमको कहीं भी मिक्स्ड इनकम नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने इतना तक लिख लिया, और इतना तक लिखने के बाद अब यहां पे एक एक करके आइटम्स को छाटेंगे। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 प्लस रेंट कितना है पता है? 300। कौन सा पॉइंट था वो? 12। ये था 1500 और ये कितना था? 300 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 400 प्लस 400 प्लस प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 500। तो प्लस 500। प्रॉफिट कौन सा पॉइंट नंबर था? सेकेंड पॉइंट। अब बताइए एनडीपीएफसी कितना आ जाएगा? एनडीपीएफसी कितना आ जाएगा? 2700। ये हो गया आपका एनडीपीएफसी। ठीक, करेक्ट, 2700।
अब हमको फाइंड क्या करना था, लेकिन हमको फाइंड करना था जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी क्या होता है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, अब लिखेंगे एनडीपीएफसी। अब नेट को ग्रॉस बनाने के लिए डिप्रिसिएशन प्लस करना होता है, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब आप एनआईटी नहीं लिखेंगे, पूरा नाम लिखना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको प्लस करना होता है। तो एनडीपीएफसी है 2700। इस सवाल में देखिए क्या आपको डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, आपको दो फिगर दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक दिखाई देगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दिखाई दे रहा है क्या? अब इसके बारे में हम आपको ज्यादा डिटेल में और लेटर ऑन समझा पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट में समझना कि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये जो शब्द है, इसका मतलब होता है जितना आपने फिक्स्ड कैपिटल बनाया प्लस जितना आपने स्टॉक क्रिएट किया। स्टॉक फिक्स्ड कैपिटल है क्या? नहीं। तो जितना आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है प्लस जितना चेंज इन स्टॉक है, वो जोड़ करके आता है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आता है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो समझो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बोलो क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है जितना फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ, बोलो क्या? फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन प्लस जितना चेंज इन स्टॉक है। सर क्या मेरे को चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है? हाँ जी। क्या फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन दिया हुआ है? हाँ जी। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 700 और चेंज इन स्टॉक 50, तो ये कितना हो गया? 750। सर दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड दिस इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, 750 650, इनके बीच में अंतर क्या होगा? डेप्रिसिएशन का। किसी भी ग्रॉस फिगर और नेट फिगर के बीच में क्या अंतर होता है? डेप्रिसिएशन का। इसका मतलब हमारा 100 रुपए का जरूर से क्या रहा होगा? डेप्रिसिएशन। देखो लिखवाते हैं आपको। अब इसको यहां पे छोड़ करके आप नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट, और इसमें आप लिखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या? हाँ, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना था? 700, और चेंज इन स्टॉक कितना था? 50। यानी 750 हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। जबकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? भैया ऊपर ग्रॉस नीचे नेट, दोनों ही क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। सर पहले नहीं कर सकते थे? पहले दिया हुआ था फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और ये क्या शब्द है? कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब दोनों सेम हो गए। अब एक मेरे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 650। तो बताओ दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन। एंड दिस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितना? 750 माइनस 650 इक्वल टू कितना? 100। इक्वल टू 100। तो इफ डेप्रिसिएशन इज 100, हाउ मच इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? दिया हुआ है क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स? हाँ दिया हुआ है 250। पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 250। तो बताओ मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया? 3050। क्या ये रुपए इन करोड़ दिया हुआ था? हाँ, रुपए इन करोड़। तो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा दिस इज रुपीज करोड़। अब मेरा ये आंसर फाइनल परफेक्शन के साथ में सही बनता है। ये आंसर नंबर कौन सा था? 66। आप लोग मेरी वर्कशीट, इसे हम लोग वर्कशीट कह सकते हैं,
इस वर्कशीट के सारे सॉल्यूशंस करेंगे। अच्छा करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में, अपने अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, तो वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस को सीक्वेंशियली करोगे, मिस नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है? तभी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। पक्का प्रॉमिस? तो इसको तो लिखो, 66 का ए। डन? हमने अभी तक दो मेथड्स आपको सिखाए हैं, कौन कौन से दो? वैल्यू एडेड मेथड, और इसके थ्रू हमने अभी आपको इनकम मेथड प्रैक्टिस करवाया है ना। हालांकि इनकम मेथड के और ज्यादा सवाल नहीं करवाए हैं अभी। ओके, आगे देखते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट नंबर बी में भी पूछा है, क्या है? फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड भी निकालो। क्या निकालो? फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सिंपल। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू कितना? अब देखो यहां पे हमने क्या निकाला? जीडीपी एमपी। सर इसकी मदद से हम कैसे निकालेंगे? अगर हमको दो फिगर मिल जाए तो उसके बीच का बैलेंसिंग फिगर करके हम लोग निकाल सकते हैं ना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एक मेरे पास जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी एक डोमेस्टिक फिगर है, 3050 है। सर एक नेशनल फिगर भी मिल जाता तो बात बन जाती। जीएनपीएफसी दिया हुआ है, जीएनपीएफसी दिया हुआ है, जीएनपीएफसी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जीएनपीएफसी? 2800। 2800। बताओ जीडीपी एमपी और जीएनपीएफसी में कैसे करके कन्वर्जन करते हैं? हम लोग लिखते हैं जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीएनपीएफसी, कोई भी एक लिख लिया करो। अब नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए क्या करते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करते हैं और टू अब्रॉड प्लस। ये याद रखना, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड प्लस और टू अब्रॉड माइनस। तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो ठीक उल्टा, माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी पेड अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस कैसे बनाएंगे? प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बताओ जीडीपी एमपी कितना है? 3050 और जीएनपीएफसी कितना है? 2800। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको फाइंड करना है। अच्छा फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड दिया हुआ है क्या? हां दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है? 120। 120 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ था, ऊपर ही तो दिया हुआ था, 250। तो देखो अब इतने से मेरा आंसर आ जाएगा।
इतने से मेरा आंसर आ जाएगा। ये फीफा को इधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू 2800 प्लस 370 3170 माइनस 3050 इज इक्वल टू कितना 120। फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज गिव मी अ यस। स्टूडेंट्स, आई विल इंसिस्ट अभी आप इस शीट को मत करना, रुक जाओ। एक और क्लास, हम नेक्स्ट क्लास आपके साथ में जब प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद आप लोग इसको करोगे तो सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। टिल देन अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत से कर भी लोगे, तो उसको करो। बट दिस इज प्रिपेयर्ड टू गिव यू एन आइडिया ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, यानी ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके चलिए, टाटा बाय बाय।